चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना अनकंट्रोल होता जा रहा है जयपुर में। आज यहां पर एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। राजधानी में 767 नए केस सामने आए हैं। तो कोरोना से जुड़ी यह बड़ी खबर राजधानी जयपुर से 767 नए केस राजधानी जयपुर में मिले हैं। तो कोरोना किस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इसकी बानगी राजधानी जयपुर में 767 नए मामले सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही। वहीं कोरोना को लेकर सीएमआर में महामंथन हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। सबसे अहम, व्यापक स्तर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा फोकस हो, जीरो मोबिलिटी सख्ती से लागू की जाए। ये अहम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा की है और इसमें कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग व्यापक स्तर पर हो। ट्वीट किया है उन्होंने, प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा की, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग व्यापक स्तर पर हो। यह ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जहां पॉजिटिव केस पाए जाए वहां कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, साथ ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस हो, इन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और वहां जीरो मोबिलिटी सख्ती से लागू की जाए। तो ये अहम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही हैं। समीक्षा बैठक जो आज उन्होंने की इस दौरान। इसके साथ ही वैक्सीन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र को खत लिखा है और कहा कि राजस्थान में अगले 2 दिनों की डोज ही बची है। ऐसे में सीएम ने केंद्र से 30 लाख और डोज की मांग की है। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की कमी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर पत्र लिखा है। अगले 2 दिन के डोज जो हैं अभी फिलहाल प्रदेश में हैं, स्टॉक में सिर्फ 2 दिन का स्टॉक प्रदेश में है और ऐसे में 30 लाख और डोज दिए जाए। राजस्थान पूरी तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है और हर जरूरतमंद को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा है और पत्र लिखा है केंद्र को। यह बात हुई सरकार की तैयारी और सख्ती की। अब बात कोरोना के दौरान लोगों की लापरवाही की। देश विदेश में कोरोना हाहाकार मचा रहा है। मास्क और 2 गज की दूरी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। लोग बचने के लिए वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जब वैक्सीन सेंटर पर ही लापरवाही नजर आए तो क्या कहा जाए। अलवर जिले के रामगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का हाल देखिए। यहां कोविड गाइडलाइन की धज्जियां खुद महिला कर्मचारी उड़ा रही है। सेंटर पर बिना मास्क लगाए महिला कार्मिक रजिस्ट्रेशन करती रही। इतना ही नहीं, जब उनसे बिना मास्क के ड्यूटी करने के बारे में सवाल किया गया तो महिला कर्मचारियों ने साफ कहा कि उन्हें कोरोना होगा ही नहीं। इसके बाद उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई और ब्लॉक सीएमएचओ और सीबीईओ मौके पर पहुंचे और महिला कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई। उन्हें मास्क पहनने के लिए सख्त चेतावनी दी गई। जो हमारे शिक्षक हैं, ये पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रामगढ़ के द्वारा जिनको यहाँ भेजा गया था, वक्त निरीक्षण ये देखने में आया वो लोग मास्क लगाए हुए नहीं थे। उनको बताया गया और समझाया गया कि आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ये बहुत ही आवश्यक है और यहाँ से शिक्षा यही दी जानी चाहिए कि बिना मास्क के और कोई भी आदमी ना रहे, यही बचाव है। ये जो सीएससी रामगढ़ में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर जो है इस तरह से बोल रही है कि हमें मास्क की बिल्कुल गलत है। मास्क की जरूरत हर जगह हर इंसान को है आज की डेट में। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, दूसरा नया स्ट्रेन आ रहा है और उनकी यदि इस तरह की व्यवहार से बिल्कुल गलत है। हमने सीबीएम के जो ब्लॉक लेवल के हेड इंचार्ज है सीबीएस। वहीं कोटा की मंडियों में इन दिनों कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं।
यहां आजकल समर्थन मूल्य पर जींसों की खरीद जारी है। ग्रामीण इलाकों में एफसीआई और राजफेड के बनाए गए खरीद केंद्रों पर बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए, इटावा कृषि उपज मंडी का हाल, यहां ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, ना मास्क को लेकर कोई गंभीरता देखी जा रही है। लोग इस तरह की लापरवाही से महामारी को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें कि अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों में अब तक 1700 से अधिक संक्रमित सामने आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके लापरवाही का आलम नजर आया। कोरोना दिन ब दिन पांव पसार रहा है। हर दिन पॉजिटिव केसों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अलवर जिले के बानसूर में कुछ निजी स्कूल बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूल संचालक बच्चों को जबरन स्कूल बुलाते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं, वो भी बिना मास्क के। देखिए इन मासूमों को जो जबरदस्ती स्कूल बुलाए गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर जिला कलेक्टर और राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 से 9वीं तक के क्लासेस को बंद करने का फैसला किया है, लेकिन बावजूद इसके बानसूर में प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही। आ जाओ अन्ना, आ जाओ। उदयपुर में मिशन वैक्सीनेशन जोरों पर है। यहां अलग अलग 14 ब्लॉक में 50 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। एमबी अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी विंग से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश शर्मा। उदयपुर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रशासन ने भी एक बड़ी चुनौती के रूप में टीकाकरण को लिया है और लगातार उदयपुर के जो 14 ब्लॉक हैं वहां पर टीकाकरण किया जा रहा है। संभाग के सबसे बड़े एमबी अस्पताल में सब हम मौजूद हैं, जहां पर सुपर स्पेशलिटी विंग में आप देखेंगे टीकाकरण के लिए यहां पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 2 गज की दूरी का पालन करने की बात कहते हुए यहाँ तमाम तरह के स्लोगन्स लगाए गए हैं और खास बात यह कि लगातार जिस तरह से पिछले 2 पखवाड़े से उदयपुर में टीकाकरण में लगातार वृद्धि हुई है, वो कहीं न कहीं एक प्रशासन के लिए बड़ी राहत की बात है। उदयपुर के इस अस्पताल में तकरीबन 4 अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं जहां पर इस तरह से टीकाकरण हो रहा है। अगर हम आज की बात करें तो उदयपुर में आज यानी आज सुबह से लेकर दोपहर करीब 12:30 बजे तक 13,000 से ज़्यादा कुल लोगों को यहाँ पर टीकाकरण किया जा चुका है। देखिए पहले प्रोसेस क्या होता है वो जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि असल में जब आप टीकाकरण कराने आते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड और इस तरह से जो सरकारी दस्तावेज हैं उसे यहाँ पर हेल्प डेस्क पर लाकर दिखाना होगा और वैक्सीनेशन साइट की यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। सर्वर से जोड़ने के बाद प्रॉपर एक नंबर मिलने के बाद उसको आप आगे की तरफ जाएंगे, कुछ देर आपको इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लंबा वेटिंग एरिया है और उस वेटिंग एरिया में रुककर आपको यहाँ पर थोड़ी देर रुकना होगा और उसके बाद आपका नंबर टीके के लिए आ जाएगा, आपको पुकारा जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर जो इस वक्त टीका लगाकर यहाँ पर इंतजार करते हुए कुछ लोग इंतजार करते हुए तो कुछ लोग टीके के बाद यहाँ पर थोड़ा आराम करते हुए, राहत महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको टीके लग चुके हैं? कुछ दर्द वगैरह किस तरह की कोई दिक्कत? नहीं, अभी तो नहीं है। कितना वक्त लगा आपको और कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? अभी तो ठीक ही है, पहले जैसा ही है, ठीक है। लग गया पर अभी टीका तो लग गया, अभी 5 मिनट पहले लगा। सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 उदयपुर। क्या काले स्केच पेन या मार्कर से कोरोना से बचाव हो सकता है? क्यों चौंक गए ना आप? लेकिन जिस महामारी ने देश दुनिया को जकड़ रखा है, उस कोरोना का बचाव ब्लैक स्केच से भी हो सकता है। यह दावा है कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के लेक्चरर SD प्रसाद का। उनके मुताबिक परमानेंट ब्लैक मार्कर से हाथों की उंगलियों के 8 पॉइंट्स पर दिन में 3 बार निशान बनाने से कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। कोरोना से इलाज का यह अनोखा नुस्खा अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।
चारों तरफ काला करना है। देखिए कैसे करते हैं हम। लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर के चारों ओर टॉप जॉइंट, फिर मिडिल जॉइंट, स्मॉल फिंगर के मिडिल जॉइंट थोड़ा मोटा सा ही बनाइए जिसमें कि पूरा जॉइंट कवर हो जाए। 8 जॉइंट पे ब्लैक स्केच परमानेंट मार्कर से रंगने से कोरोना से आपका बचाव होगा। कोरोना आपके शरीर पे अटैक नहीं करेगा, प्रिवेंटिव मेजर है। और जिसको कोरोना हो गया है उसका रिकवरी रेट बहुत फास्ट बढ़ जाएगा, लेकिन दिन भर में कम से कम 3 बार इसके ब्लैक स्केच पेन से 8 जॉइंट पे रोज़ लगाना है। तीसरे से चौथे दिन जा कर के वो नेगेटिव आ जाएगा और कोरोना से बहुत सफलतम इलाज कलर द्वारा, ब्लैक कलर द्वारा एक्यूप्रेशर के माध्यम से संभव है। 1 साल बाद कोरोना फिर से खतरनाक स्तर पर लौट आया है। पिछले साल बच्चों की पढ़ाई कोरोना की भेंट चढ़ गई। भले ही सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को अभी बंद नहीं किया, लेकिन वही खतरा बरकरार है। एक तरफ स्टूडेंट्स को अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है, तो कोचिंग संचालकों को अपने कारोबार की चिंता है। देखिए दूसरी लहर और पढ़ाई की टेंशन। खाली क्लास, गिने चुने स्टूडेंट्स और कोरोना की दूसरी लहर का डर, ये हाल है जयपुर के जाने माने एक कोचिंग संस्थान का। जयपुर की कोचिंग इंडस्ट्री में कोरोना का भय साफ तौर पर देखा जा सकता है। बच्चे कोचिंग आने से कतराने लगे हैं और क्लासरूम खाली पड़े हैं। ऐसी सूरत में जब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई फिर से पटरी पर आना बहुत मुश्किल दिख रहा है। और अगर कोरोना की रफ्तार इसी तरह से बढ़ती रही तो कोचिंग क्लासेस जल्द बंद भी हो सकते हैं। वैशाली डर को पीछे छोड़ कोचिंग क्लास में पहुंची है। कहती है कोरोना से पिछला साल तो खराब हो ही गया, अब डर है कि कहीं ये साल भी बेकार न चला जाए। ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन हमें बेहतर लगता है कि हम हमारे डाउट अच्छे से क्लियर कर पाते हैं यहाँ पे बैठ के। पर ये जो भय बना हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद होने का, ये माइंड में हमारे प्रेशराइज बहुत ज़्यादा कर रहा है हमें इस टाइम पे। तो ये हमारी पढ़ाई में बहुत परेशानी क्रिएट कर रहा है हमें, प्रॉब्लम। वैशाली ही नहीं, वैशाली जैसी और भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन क्लास के जरिए ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन अब डर है कोरोना की दूसरी लहर में कोचिंग क्लास के बंद होने का। मोर ओवर यही है कि हर इंडिविजुअल की एक जिम्मेदारी बनती है उनकी कि उनको खुद को सेफ चलना है, अपने फैमिली को सेफ रखना है, बस यही कहना चाहूँगा। होगी क्योंकि पहले इतने दिन बंद रही तो इतना नुकसान हुआ है, और अगर अब फिर बंद होगी तो नुकसान तो होगा ही। चलते रहना चाहिए कोचिंग? हाँ, कोचिंग तो चलती रहनी चाहिए। आप लोग पूरी सावधानी के साथ आते हैं? बिल्कुल, हम पूरा खुद की पानी की बोतल है, मास्क है, ये सब रखते हैं, मतलब ताकि सेफ रहें। फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें लोन लेके भी पढ़ना पड़ता है, हमारे कमरे का किराया भी होता है, एडवांस भी चुकाना होता है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो गवर्नमेंट हमारे लिए सोचती नहीं है। वोट के टाइम जरूर सोचती है और अभी कुछ नहीं सोचती। फेस टू फेस अलग बात है, समझ में तो आता है, पर वो बात नहीं है जो ऑफलाइन में ऑनलाइन में। लॉकडाउन लग गया तो फिर समस्या होगी कहीं पिछली बार की तरह। वैसे पिछली बार मैंने कोचिंग की थी, पर लॉकडाउन लगने से वो सब सिस्टम खत्म हो गया, हॉस्टल के पैसे चले गए और कोचिंग के भी पैसे लग गए। अभी तो चल रही है, लेकिन पिछले जो 6-7 महीने थे उसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हुए हैं और हुआ है बहुत ज़्यादा नुकसान। स्टूडेंट्स तो परेशान हैं ही, कोचिंग संचालकों के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं। स्थिति में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ को कोचिंग इंस्टीट्यूट के पक्ष में सोचते हुए, जो कि हम लॉकडाउन में पहले झेल चुके हैं, और विद्यार्थी हित को देखते हुए कोचिंगों को लगातार चलाए रखने के निर्देश जारी करें। हालांकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोचिंग चले, मगर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो उनकी कैपेसिटी है मान लो हॉल की, उसके 50% तक लोगों को ही रखें उसमें कोचिंग के एक समय में, और उनको आधे घंटे का मिनिमम गैप रखें जो शिफ्ट हैं उसके बीच में,
और उस समय पर जब आधे घंटे के दौरान उसको सैनिटाइज करें। लोगों को जो भी बच्चे आते हैं उनको हर हालत में मास्क लगाने के बाद ही एंट्री दी जाए। और बाहर भी हमने ये कहा कि भाई आप अपने कोचिंग सेंटर के आसपास भी आपकी जिम्मेवारी है विद इन 50-100 मीटर कि वो लोग जो है ना वैक्सीन वो मास्क लगा के ही, आप आ रहे हो तो भी मास्क लगा के आए और जा रहे तो फिर मास्क लगाए। जयपुर की कोचिंग इंडस्ट्री में कोरोना का भय साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्लासेस खाली हैं और बच्चों के दिलो दिमाग पर कोरोना का भय साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर इसी तरह से कोरोना के केसेस की रफ्तार बढ़ती रही तो जल्द कोचिंग संस्थान भी बंद हो सकते हैं और इसका बुरा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ सकता है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कलयुगी बेटे का रक्त चरित्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात अजमेर के उस कलयुगी बेटे की जिसने गुस्से में आकर अपने पूरे परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में उसकी मां और छोटे भाई की मौत हो गई, जबकि पिता और भाई समेत 4 लोग अस्पताल में हैं। क्रोध में वो पागल हो गया था, गुस्से की आग में वो लाल हो गया था, भूल गया था वो खून का कर्ज, मां और भाई का किया कत्ल, पिता और 2 भाइयों पर भी हमला। इंसान जब गुस्से की आग में जल रहा होता है तो अंदर किसी कोने में बैठा हैवान जाग उठता है। उसके सिर पर खून सवार हो जाता है और फिर वो तूफान उठता है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। अजमेर के भिनाई से भी ऐसी ही खबर आई जब अमरचंद नाम के शख्स ने गुस्से में पागल होकर अपने घर वालों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में अमरचंद की मां कमला और छोटे भाई शिवराज की मौत हो गई, जबकि पिता और 2 भाई अस्पताल में भर्ती हैं। अमरचंद के बारे में कहा जा रहा है कि वो बेहद गुस्सैल स्वभाव का था। वो किसी की भी नहीं सुनता था और बात बात पर झगड़ना उसकी आदत में शुमार था। बुधवार की रात भी वो किसी बात पर खफा हो गया और देर रात उसने धारदार हथियार से अपने ही घर वालों पर हमला कर दिया। अमरचंद के झगड़ा करने की आदत से सब वाकिफ थे, लेकिन वो सबकी जान लेने पर आमादा हो जाएगा, ये किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अमरचंद के रक्त चरित्र के बाद अब घर वाले भी चाहते हैं कि उसके किए की सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपसी विवाद ऐसा कुछ नहीं था, कभी जो हमसे पलट कर बात नहीं करता था, वो भाई अगर इतना बड़ा एक्शन लिया तो कदम उठाया है तो किस कारण उठाया, हम खुद ये चाहते हैं कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, जो भी है वो काम करे अपना, हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है उस मामले में। हमले के बाद अमरचंद मौके से भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसे पास के जंगलों में ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। अमरचंद से पूछताछ के बाद पुलिस का मानना है कि वो मानसिक रूप से कतई बीमार नहीं लगता, बल्कि स्वभाव से गुस्सैल है और लगता है किसी बात से खफा होकर उसने अपने परिवार पर जानलेवा हमला किया है। मनोरोगी नहीं कह सकते इसका, मनोरोगी का एक विकृत स्थिति इसकी स्वभाव की थी। गुस्सेल प्रकृति का होना, डांटना डपटना, गांव घर वालों की बात को नहीं माना और आपस में भाइयों में परिवार के सदस्यों में आपस में लड़ना, दोनों मजाजी स्वभाव और गुस्सेल के कारण में हम मानते हैं कि ये इतनी बड़ी इसने जघन्य अपराध किया है। ये तो सब कह रहे हैं कि गुस्से की वजह से अमरचंद ने अपने परिवार पर हमला किया, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अमरचंद किस बात से खफा था। वो बेरोजगार था और ज्यादातर खामोश रहता था। ऐसे में पुलिस को ये भी पता लगाना चाहिए कि वो कौन सी वजह थी जिसके चलते अमरचंद एक पल को हैवान बन गया और अपनी मां और छोटे भाई की
जान ले ली। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।